हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहां पर स्वागत है एग्जामपुर परिवार में और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आप सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप सभी चीजों को समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। ठीक है, ध्यान से आप सब चीजों को समझते हुए मेरे साथ चलना और देखना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं और क्या क्या समझाना चाहता हूं, क्या क्या मेरी भावनाएं हैं, सब चीजों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं 2D मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्षेत्रामिति को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपकी ये क्लास चल रही है, आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसी समझ आती रहेंगी, आप बस साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था उसका क्या आंसर होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे आरआरसी, टीसी, सीसी, जेसी 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे बहुत ही शानदार तरीके। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो यहां पर ये क्या कहना चाहता है, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, गजब गजब गजब। जिनका भी आंसर आ रहा है 62.5, बिल्कुल सही खेल गए थे आप, बहुत ही अल्टीमेट खेले भाई साहब। कमेंट बॉक्स में भी आपने कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे। देखिए, अब आपको यहां पर पता है कि भाई साहब यहां पर क्या लग रहा है, सक्सेसिव केस लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है, सक्सेसिव केस लग रहा है। सक्सेसिव कैसे लग रहा है, x प्लस में एक्स वाई अपॉन 100, यहां पर सक्सेसिव लग रहा है। सिंपल सीधी सी बात थी। अगर आप सक्सेसिव को यहां पर लगा देते तो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता। कैसे, अब आपको पता है कि भाई साहब लंबाई और चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20 बढ़ाया गया और ओवरऑल दोनों को कितना बढ़ा दिया, 30 गुना में 20 बटा में 100, इतना बढ़ा दिया। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर टोटली ये क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 30 और 25 कह रहा है ये। 30 और क्या कह रहा है, 25 कह रहा है, 20 नहीं है 25 है ये। सबको ये बात क्लियर। अब इसको देखो, इसमें क्या कहना चाहता है, यहां पर ये कटेगा 25 चौके 100 और यहां पर क्या होगा 30 और 25 55 और साथ में ये कितना होगा, अगर आप इसको काटेंगे तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, 12.5 बन जाएगा। ठीक है, 12.5 आपके पास यहां पर ये 25 चौके 100, नहीं यार ये क्या गड़बड़ हो गई आज। ठीक है, x प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 है ना, 25 चौके 100 बन रहा था आपके पास, तो ये 7.5 बनेगा। इसमें ये कितना बनेगा, 7.5 बन जाएगा। तो 62.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7.5 बनेगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 62.5 इज द राइट आंसर। सक्सेसिव केस लग रहा है। आगे बढ़ता हूं, अगली उस पर चलते हैं। रोम्बस, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी ने रोम्बस को नहीं भी समझा है, वो एक बात ध्यान रखो, रोम्बस में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो यही कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा इसकी चारों भुजाओं का जोड़, और इसी के साथ दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो रोम्बस, अगर हम साइड की बात, रोम्बस के एरिया की बात करते हैं, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, इस तरह से हमने चर्चा की थी। ये सब बातें आपको पता है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चल रहे हैं एक पैरेललोग्राम की ओर चल रहे हैं। पैरेललोग्राम पर चलने से पहले मैं एक बार आपको पूरा कंसेप्ट लिखवाना चाहता हूं, ताकि आप सब चीजों को डिफरेंशिएट भी कर सकें और अच्छे से समझ भी सकें। ठीक है, ठीक है, रोम्बस क्लियर हो गया, सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार, जो मेन स्टूडेंट्स को चक्कर पता है कहां पड़ता है, 3 चीजों में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। कहां पर, एक तो आपको समांतर चतुर्भुज में, एक समलंब चतुर्भुज में, और इसी के साथ एक हमने जो अभी रोम्बस पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो मैं अब आपको इसके बारे में चर्चा करके दिखा रहा हूं कि ये तीनों क्या क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, एक तो होता है रोम्बस,
एक क्या होता है, रोम्बस होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एक तो हो गया रोम्बस, एक हो गया पैरेललोग्राम, एक होता है ट्रेपीजियम, एक क्या होता है, ट्रेपीजियम। ये तीन होते हैं जिनके नाम समान से लगते हैं। जैसे देखो ये क्या होता है, ये समचतुर्भुज होता है। रोम्बस का मतलब क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं। रोम्बस का मतलब क्या रहेगा, समचतुर्भुज होता है, तो हम इसको यहां पर ऐसे नोट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज। और इसी के साथ ट्रेपीजियम मतलब क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप पढ़ना, पूरी बात मेरी समझना। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं सारी बातें, कि जो मेन पता है क्या है, ठीक है। हाँ आ जाओ तुम पहले एक बार इधर तो आओ, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया सब, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ अरे पढ़ लो, लाइव ही है, कुछ चक्कर मत लो, ठीक है, लाइव है, मैं चालान काट दूंगा उसका जिसने भी फालतू कुछ बोला, ठीक है। अब इसको देखो, रोम्बस की बात करते हैं। अगर मैं रोम्बस की बात करता हूं तो यहां पर रोम्बस के क्या होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस क्या होती है, रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर समझते हैं इसमें क्या होता है, कौन कैसे दिखता है। और अगर मैं यहां पर समांतर चतुर्भुज की बात करता हूं, देखो रोम्बस क्या है, रोम्बस एक स्क्वायर था जिसको ऐसे रखा हुआ था और इन्होंने ऐसे धक्का मार दिया तो वो उधर थोड़ा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, बस कोण 90 डिग्री के नहीं रहे। अगर मैं एक पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक आयत है। पैरेललोग्राम क्या है, एक आयत है, और इन्होंने इसको धक्का मार दिया तो इसका क्या होगा, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। जो एक पैरेललोग्राम होगा उसकी क्या होंगी, आमने सामने वाली भुजाएं होंगी। ये एक पैरेललोग्राम क्या है, एक आयत को अगर आप धक्का मारते हो, एक रेक्टेंगल को अगर धक्का मारते हो तो टेढ़ी सी हो जाती है, वो एक पैरेललोग्राम बन जाती है। इसी तरह से रोम्बस जो है समचतुर्भुज है, अगर आप एक स्क्वायर को धक्का मारते हैं तो वो क्या होता है, वो एक रोम्बस बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, इस तरह से। और जो ट्रेपीजियम होता है इसका तो अलग ही रूप होता है। ट्रेपीजियम में क्या है, ऊपर और नीचे की भुजाएं पैरेलल होती हैं, बराबर कोई नहीं होता। क्या होता है, ऊपर और नीचे की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर कोई भी नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको देखो यहां पर, ठीक है, अब इसको यहां पर लेकर चलता हूं, ठीक है। हाँ रुक जाओ, देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और रोम्बस में समचतुर्भुज में चारों साइड बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, समलंब चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बराबर नहीं होती, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर नहीं होती। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ABCD। अगर आप इसको भी अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ABCD। और अगर आप इसको भी अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप इसको ABCD ऐसे करके लिख सकते हो। ये इनमें अंतर है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखनी है, ठीक है। अरे तैयारी करें यार, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सबको ये बात बिल्कुल समझ आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से हमने रोम्बस को पढ़ लिया है, ठीक है। यहां से हमने क्या कर लिया, रोम्बस को पढ़ लिया, ठीक है। रोम्बस के बारे में हम अच्छी तरह से बात कर ही चुके हैं, रोम्बस हमारा क्लियर हो गया। अब हम पैरेललोग्राम की ओर चल रहे हैं, फिर हम ट्रेपीजियम की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम किसके ऊपर चल रहे हैं, पैरेललोग्राम की ओर चल रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या है, कैसे है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं पैरेललोग्राम पर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज पर। अब आप किस पर आ रहे हो, पैरेललोग्राम पर आ रहे हो, और इसको क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि पैरेललोग्राम क्या है और इसके ऊपर क्या क्या चर्चा हो सकती है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब इसको देखो ये कैसे होता है। पैरेललोग्राम के ऊपर हम चर्चा करते हैं। रोम्बस को तो मैंने आपको सब बता ही दिया। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा पैरेललोग्राम। ये साइड उड़ गई इसकी, ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं, ये पैरेललोग्राम दिखेगा आपका। पैरेललोग्राम को थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, ABCD ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा कि इसकी AB साइड पैरेलल होगी CD के साथ। AB साइड ऊपर और नीचे की साइडें बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये साइड क्या है, L, और ये भी L, तो ये क्या है, B, तो ये भी B। ऊपर और नीचे की साइडें क्या होंगी, अविनाश जी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है।
अभी आप एक बार क्लास समझ लो, फिर उसके बारे में चर्चा कर लेंगे बाद में। ऊपर और नीचे की साइडें बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, जैसे L और L बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। और आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, वो भी पैरेलल भी होंगी और बराबर भी होंगी, जैसे AD पैरेलल है BC के या फिर CB के, और ये क्या है, बराबर भी है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इस तरह के यहां पर अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है, ध्यान से आप देखोगे कि इसमें कैसे कहने चाहता है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप इसमें क्या करते हो, आपके पास ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, आपके पास ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये वाली लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल है तो भाई साहब जितना ये कोण होगा 1 और ये भी जो कोण होगा 2, ये बराबर होगा, ठीक है। ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इसको 2 नंबर वाले कोण को क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। आपको पता है कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब एक लाइन पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। एक समांतर रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब जो भी कोण एक लाइन पर बनेंगे पैरेललोग्राम पर, वो उनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे A प्लस में B 180 डिग्री होगा, A प्लस में D 180 डिग्री होगा, एक लाइन पर कोण बन रहे हैं। ऐसे ही B प्लस में C का जोड़ 180 डिग्री होगा, D प्लस में C का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप ध्यान रखना कि जो भी एक लाइन पर कोण बनेंगे उनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। जो भी कोण एक लाइन पर होंगे, जैसे A प्लस में B हो गया, A प्लस में D हो गया, ठीक है, इन सब कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब बराबर होंगे, ये आप ध्यान रखना। D प्लस में C हो गया, ठीक है, और इसी तरह से और देखो B प्लस में C हो गया या फिर C प्लस में B हो गया, इनका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ठीक है, क्या आप इस बात से बिल्कुल सही तरह से सहमत है, मानते हैं इस बात को। अब इसको देखो, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऊपर हम और चर्चा करते हैं कि जो इसके आमने सामने वाले कोण होंगे उनका क्या हाल होगा, ठीक है। जो इसके आमने सामने वाले कोण होंगे उनकी क्या पोजीशन होगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपके पास है ABCD, ये आपके पास क्या, एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसके ये डायगोनल की बात करता हूं, ये एक डायगोनल है यहां पर, ठीक है भाई साहब, जो कोण जितना ये होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। क्यों, आपको कैसे पता चला, ठीक है, आपको पता चल गया क्योंकि भाई साहब ये एक लाइन क्या है, ये लाइन 2 पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो ये Z बन रहा है। ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल होगा। इसी तरह से जो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी एक Z बन रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि एंगल A यहां पर एंगल C के भी बराबर होगा। तो आप एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखना कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में जो एक लाइन पर कोण बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपको पता चला A बराबर हो गया C के, B बराबर हो गया D के, और A प्लस में B 180 डिग्री, B प्लस में C 180 डिग्री, इस पैटर्न पर ये काम करेगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन से पहले हम इसमें एरिया की भी बात कर रहे हैं। हम पैरेललोग्राम में एरिया की भी बात कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम में एरिया कैसे पूछता है, पैरेललोग्राम के एरिया को आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा, आप जब यहां इस बिंदु से एक लंब यहां पर डालते हैं तो ये क्या होगा, इसकी हाइट h होगी, h1। इसी तरह से अगर आप एक लंब इस पर भी डालते हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, h2 होगी। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना में हाइट, क्योंकि ये यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा था, इसलिए ये इसकी हाइट नहीं थी। जो ये ब्रेड्थ है ये इसकी हाइट नहीं थी, ये इसकी चौड़ाई थी सिर्फ। ये हाइट क्या है, h1 है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी तरफ से देखता हूं तो एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ B इंटू h2, जितनी इसकी यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर की दूरी। हाइट क्या होती है, ठीक है, हाइट होती है परपेंडिकुलर की दूरी होती है, ठीक है। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर की दूरी होती है, ठीक है। यार ये क्लास मेरी क्यों नहीं मिल रही, क्या हो गया, है ना,
ये कल वाला इवेंट है मुझे लग रहा है, इसलिए ये चक्कर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर की दूरी होती है। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर से दूरी होती है। जब आप एक बिंदु से सीधा सीधा एक लंब डालते हो तो ये उसकी क्या होती है? हाइट होती है। जैसे इसने यहां पर ही हाइट बनी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लंबाई गुना में हाइट, ब्रेड्थ चौड़ाई गुना में हाइट। तो आपको ये ध्यान, नहीं यार रिकॉर्डेड नहीं है पुष्पेंद्र, मान जा, पुष्प बनाऊं तेरा। अब इसको देखो, ये क्या हो गया? लंबाई गुना में ऊंचाई, ऊंचाई होगा ये, और इसी तरह से चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों बराबर भी होते हैं। अब इस पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, सब ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सब चीजों को समझना। ठीक है यार, ये क्या चक्कर है, अपनी क्लास क्यों नहीं दिख रही? ठीक है, शेयर करके आओ जल्दी से सब। अब इसको देखो ध्यान से कि इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, जिसको देर बाद मिली है वो भी आ जाओ, स्वागत है उनका। अब इसको देखो इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से अब देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर आरआरबी ये है हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। आरआरबी असिस्टेंट डिविजनल में ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको देखो इसमें क्या कहना चाहता है। मान जाओ सब। यार छुप छुप के क्यों पढ़ाएंगे यार अमित, यार कैसी बात करते हो यार, आप आते नहीं हो क्लास में। भगवान ढूंढने लोग बैठते हैं, भगवान मिल जाता है लोगों को। ठीक है, बताऊंगा आज इसी के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलो आ जाओ अब इसको जल्दी से, इसको देखते हैं। ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया कि एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम की एक साइड का मान क्या है? 14 सेंटीमीटर है। एंड इसकी डिस्टेंस क्या है? अपोजिट साइड से। डिस्टेंस बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोला है। कितनी? 16 हो गई। तो आपसे इसका एरिया पूछा कि एरिया क्या होगा? एरिया होगा 14 इंटू 16, ये होगा। तो आपको पता चला 16 चौकी 64, 6 कैरी, 16 और 6 22, तो कितना हो गया? 224। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? एक बार फिर से ध्यान से देखो, आपको पता चला कि एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास दे रखी थी। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसकी एक साइड क्या है? 14 है, और आपको पता चला कि इसकी दूरी कितनी है? 16 है। तो आप इसकी एरिया निकालना चाहते तो आप क्या करोगे? नीचे बेस से इसकी हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का मान बता सकते हैं? बताओ मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है? बताइए। हाँ भाई, बहुत अच्छे। हाँ अरे ये कल वाली क्लास है। कल जो क्लास प्राइवेट हुई थी उसको ही वो किया गया पब्लिक, मुझे लग रहा है इसलिए ये मिल नहीं रही होगी, इसलिए ये नीचे चली गई बेचारी, छुप रही है कहीं। इसका कल भी क्लास होने का मन ना कर रहा था। आ जाओ अब। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा था। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, एरिया दे रखा है। एक पैरेललोग्राम हमारे पास दे रखी है ABCD, एक हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसने हमसे एरिया पूछा BCD का। इसने हमसे एरिया क्या पूछा है? BCD का पूछा है। आधे एक ट्रायंगल का एरिया पूछा है। भाई साहब हमें पता है कि जो एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या दे रखा है? 25 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है? लंबाई गुना में चौड़ाई।
यही होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ये बात बिल्कुल क्लियर। तो अगर मैं यहां पर इस साइड से देखूं, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इसी बिंदु से एक परपेंडिकुलर भी गया होगा, इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर भी डाला गया होगा, एक लंब भी डाला गया होगा इस तरह से, इसकी हाइट क्या होगी, h1 ले लो। हमें इसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि ये इसकी लंबाई है और ये उसकी ऊंचाई का मान दे रखा है। लंबाई गुना में ऊंचाई क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। हमें यह भी पता है कि भाई साहब ये हो गया लंबाई गुना में ऊंचाई, पैरेललोग्राम का एरिया हुआ। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ गुना में लंबाई गुना में ऊंचाई, यही तो होता है, हाफ गुना में लंबाई, बेस इंटू हाइट। बेस तो ये है ही, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। तो हमें पता चल गया, इसका आधा कर देंगे। आपने इसका आधा किया तो ये कितना हो गया, 12.5 हो गया। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद से हल करके दिखाएंगे कि उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसका ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका क्या आंसर होगा, आप इसका आंसर करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, वाह भाई वाह 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 भाई वाह। आज अगर तुम हिम्मत करके 1200 क्रॉस करवा देते हो तो रानू मंडल तुम्हारी पक्की है आज, ठीक है। आज चलो अब इसको देखो ध्यान से। एक समांतर चतुर्भुज की आकृति वाले एक मैदान का आधार 150 मीटर और ऊंचाई 80 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पानी देने की कुल लागत कितनी आएगी, ये हमसे पूछा गया। देखो सबसे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसने पूछा है। सबसे पहली बात, ये इसने क्या किया, उसका प्रैक्टिकल यूज दिखाया कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा। जो हम कहते हैं मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स, उस कंसेप्ट पर इसने काम किया है। कैसे, आपको यहां पर पता चलेगा कि आपके पास एक खेत है, वो एक पैरेललोग्राम की शेप में है। आपके पापा ने कहा बहुत पढ़ाई कर ली तूने, अब मेरे पास आ, मेरे को एक बात बता, अपने एरिया, अपने खेत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, या फिर ऊंचाई इतनी है, चौड़ाई नहीं बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे, मतलब लंब के हिसाब से, और हमें कितना खर्चा आता है, हमने इसमें पानी डलवाना है और पानी का खर्चा है 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो पूरे पर कितना खर्चा आएगा। तो आप कहेंगे पापा बहुत पढ़ाई की है मैंने, मैं अभी बता दूंगा। आप कहेंगे भाई साहब इतना उसका एरिया हो गया, और आपने कहा कि आधे रुपए के हिसाब से 98 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, तो भाई साहब ये कुल एरिया का कितना खर्चा होगा, 15 चौके 60, 6000 रुपए खर्चा होगा। 6000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 6000 रुपए आप खर्च कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पापा ने जब आपसे पूछा तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब लड़का कुछ सीख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर कि आगे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। ट्रेपीजियम आपको दिखाता हूं कि ट्रेपीजियम क्या दिखता है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ट्रेपीजियम के लिए हम क्या क्या सीख सकते हैं, ध्यान से हम उसको समझेंगे। ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम को हम कहते क्या है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ट्रेपीजियम को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसी के बारे में अब बात की जाएगी, ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज क्या है और इसके ऊपर क्या क्या चर्चा की जा सकती है। ध्यान से आप देखेंगे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो कि समलंब चतुर्भुज होता कैसे। समलंब चतुर्भुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समलंब चतुर्भुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं होती, सॉरी पैरेलल होती हैं, पैरेलल, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ABCD है ये, ठीक है, जैसे ये क्या है ABCD है, तो आपको यहां पर पता है कि AB क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, CD के। AB क्या होगी, पैरेलल होगी CD के, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बराबर, इसमें से कोई भुजा नहीं होगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ये भी एक भुजा ऐसे बाहर निकली को होगी, ये भी एक भुजा क्या होगी, बाहर निकले को होगी, ठीक है। पिछले का ऑप्शन डी होगा क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, नहीं, बी होगा। क्यों, डी क्यों होगा, बी होगा यार, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो मुझे यहां पर पता चलेगा कि भाई साहब ये समलंब चतुर्भुज है। तो आपको यहां पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में आप जितनी भी रेखाएं खींचोगे,
आप इनके बीच में जितनी भी रेखाएं खींचोगे दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो सब क्या होंगी, बराबर होंगी। इनके ऊपर कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में आप जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो सब रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये सब आपको पता ही है। इसका एरिया ही होता है जो मेन पॉइंट बार बार रिपीट करता है। समलंब चतुर्भुज के ऊपर मैंने अपनी पूरे उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का मान क्या हो, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए बी प्लस में सी डी, है ना। आमने सामने वाली भुजाओं जो पैरेलल हैं उन भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इंटू क्या होता है, हाइट होता है। कैसे ये बनता है मैं इसको भी आपको बनाकर दिखा रहा हूं, कैसे ये आता कैसे है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपने एक लाइन ऐसे इसको खींच दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, आपने ऐसे मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि हम यहां से एक रेखा खींच रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये हाइट है h1, ठीक है, ये हाइट क्या है, h है, ये हाइट हो गई h, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं अगर कहूं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ACD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है, तो आप यहां पर कहोगे ACD ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, CD इंटू हाइट। और फिर मैं आपको उल्टा वहां से खड़ा होकर बोलूं कि ये वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ABD का, तो आप कहोगे भाई साहब समलंब चतुर्भुज में दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो अगर आप इधर से भी देखोगे इस ट्रायंगल की हाइट भी कितनी होगी, h ही तो होगी, क्योंकि भाई साहब डी बिंदु को ये छू रही है। तो आपको पता चल गया कि इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, इतना होगा। हाइट और हाफ यहां पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस में सी डी बचेगा। तो आपको यहां पर समझ आ गया कि भाई साहब एरिया क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज का हाफ इंटू ए बी, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले इसको तो समझ लो। हाफ इंटू आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ ए बी प्लस में सी डी इंटू हाइट, पैरेलल लाइन समांतर लाइंस हैं उनका जोड़ और इंटू क्या होगा, हाइट होगा। इस बात को आपने देखना था। कौन से क्वेश्चन का कह रहे हैं ये, क्यों 49 का, क्यों भाई 224 तो होगा, क्या दिक्कत है इसमें, इसका 224 ही होगा दोस्त। यार क्या कह रहा है बाबा ये, अच्छा हाँ ठीक है भाई, जो ये वाला क्वेश्चन है ये सही कह रहे हैं, इसका आंसर डी होगा। इसको थोड़ा फिर से ध्यान से देख लो, ठीक है, इसको ध्यान से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ये सही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहां पर 12.5 सेंटीमीटर दिया है और यहां पर 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो एरिया होता है वो दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है। आप सेंटीमीटर या मीटर को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मीटर स्क्वायर हो रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है ना, इस तरह से इसका एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बात डन भाई साहब बिल्कुल सही खेल गए आप, ठीक है। तो आपको यहां पर पता चल गया कि एक समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज के एरिया को आपने यहां पर जाना। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं 52 के ऊपर, ठीक है। अब हम किसके ऊपर चल रहे हैं, 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं कि 52 नंबर क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। शेयर कर नहीं रहे हो, कह रहे सर हैंड वॉश करना सिखाओ। यार पहले क्लास को शेयर करिए अच्छे से। मुझे यार ये सबसे बड़ी बुरी आदत लगती है आपकी ये डिमांड रहती है कि सर एडवांस मैथ करवाओ। जब एडवांस मैथ करवाने लगते हैं तब भाग जाते हो यार, ये क्या बात हुई यार। फिर मुझे यार अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट करवानी पड़ती है, फिर आप कहते हो नहीं एडवांस मैथ ही करवाओ, ट्रिग्नोमेट्री करवाओ। लो ये कह रहा है लड़का, भाई शेयर तो तुम करते नहीं हो यार, फिर जल्दी से शेयर करो फिर क्लास को। शेयर नहीं करते हो भाई, डीले पड़ जाते हो। आ जाओ। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है।
इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर पक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए कि भाई साहब आधार क्या है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कैसे करेंगे आप, ठीक है। देखो अब इसको ध्यान से, अब आपको बता था कि एक समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू जो दोनों साइड पैरेलल हैं उनका जोड़, और इन्होंने क्या भी रखा है, इट्स हाइट एंड इट्स बेस आर 3 and 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द बेस। इन्होंने एक साइड दे रखी है 3 और दूसरी साइड हमें क्या करनी है, निकालनी है। और हाइट कितनी दे रखी है 5 और एरिया कितना दे रखा है 18, यही तो इन्होंने कहा, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है 18, हाइट कितनी दे रखी थी 3 दे रखी है, हाइट पहले वाली है और भुजा दूसरे वाली है, तो हाइट क्या होगी 3 और भाई साहब समांतर भुजा क्या है 5। इस तरह से अगर आप इसका फोटो बनाने लगेंगे तो ये फोटो इसका इस तरह से बनेगा। भाई साहब जो ये हाइट है ये है 3 और बेस क्या है 5, ये वाली भुजा मुझे बतानी है, इस तरह से बनेगा। तो आपने जब इसको बनाया तो ये कितने पर कटा 6 18 पर, और यहां पर क्या हुआ 5 प्लस में x इज इक्वल टू 12, तो x का मान क्या आया 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। अगर आपने ये पढ़ रखा होता तब, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करके आते कि नहीं। अगर आपने इसको तब पढ़ रखा होता तो आप इसको बहुत आसानी से आंसर करके आते, बहुत अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी कुछ दिन पहले ये पेपर हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन रखता है इसमें, ठीक है। ज्यादा वो वैसे वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। ये वाले क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 23, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कैसे कर रहे हो इसको ध्यान से देखिए। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल क्या है 475, ठीक है। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। एम दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या है, दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज की लंबवत दूरी क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे 19 सेंटीमीटर। एम दोनों की लंबाई में अंतर क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो एक बात आप जानते हो कि जो एक ट्रेपीजियम होता है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू जो भुजाएं समांतर है उनका योग और मल्टीप्लाई किससे होता है, जो इनकी दूरी है उससे 19 से। और ये किसके बराबर दे रखा है 475 के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब आपको यहां पर बता था ये कितना होगा 19 दूनी 38 और 19 5 95, ठीक है, 25 के बराबर होगा। और a प्लस में b का मान कितना आया, फिर 50 आ गया। a प्लस में b का मान क्या आ गया 50 आ गया। और आपको यहां पर दे रखा था कि दोनों की लंबाइयों का अंतर क्या है, दोनों की लंबाइयों का अंतर है 4। तो क्या आप a का मान बता सकते हैं, बता सकते हैं। जोड़ कितना हुआ 54, आपने इसको काटा तो ये कितना आया 27। इसी तरह से b का मान क्या होगा, आपने यहां पर रखा 27 और 27 में से 4, क्योंकि 4 इधर आएंगे b उधर जाएगा, तो ये कितना होगा 23। तो भाई साहब भुजाओं का मान क्या होगा 27 और 23। ऑप्शन बी क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। इन्होंने कहा कि एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल हमें दे रखा था, दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दे रखी थी 19 और हमें क्या कह रखा था, दोनों की लंबाई का अंतर दे रखा था 4। तो हमें पता चल रहा था a प्लस में b का मान क्या आया 50। भाई साहब हमने कैलकुलेशन की 27 और 23, इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा।
फोटो दिखाएं, फोटो तो इसकी बहुत सिंपल बनेगी। अगर आप इसकी फोटो देखना चाहते हैं तो इसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी, ये रही इसकी फोटो, ऐसी फोटो है। भाई साहब इन्होंने क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज की लंबवत दूरी क्या है, 19 है, ये है। और हमें क्या बताना था, इनकी साइडों का मान बताना था। इसको CD ले लो, और इन्होंने एरिया भी दे रखा था। एरिया कितना था, 475 था। एरिया कितना था, 475 था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्रेपीजियम पर, ठीक है, ताकि आपका ट्रेपीजियम का कंसेप्ट अच्छे से बन जाए। फिर हम इसमें और देखेंगे, फिर हम इसमें आगे चलेंगे। आप अगर ट्रेपीजियम को देखना चाहते हैं तो इसको देखिए, ये भी एक ट्रेपीजियम है, इसको ध्यान से देखकर इसका आंसर करेंगे, इसमें क्या क्या है बताएंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, पॉलीगन देखेंगे, पॉलीगन क्या है, ठीक है, बहुभुज की तरफ बढ़ेंगे। फिर अब इसको देखो, इसको देखिए ध्यान से। आज मजा नहीं आया भाई, आज यार क्लास कहाँ चली गई, नीचे दब गई क्या क्लास। अब इसको देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। जब हमें ये समलंब चतुर्भुज दी गई तो मैं देखते ही इसका क्षेत्रफल बता सकता हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप भी बता पाएंगे। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, एनटीपीसी में हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ ले। इसकी साइड इन्होंने दी हुई है 15, इसकी साइड दे रखी है 13, और इसकी ये वाली साइड भी दे रखी है 13। बात बिल्कुल क्लियर। और यहां पर इन्होंने इसका ये लंब डाला हुआ है, और ये लंब कितना है 12, ये लंब कितना है 12, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक लंब यहां पर भी डाल दिया, ये भी क्या होगा 12 होगा, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और भाई साहब ये और ये लाइन पैरेलल है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, आमने सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन तो बराबर है ही है। अब मुझे पता चला कि ये तो क्या बन गया, ये एक आयत बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 15 है तो भाई साहब ये भी 15 होगा। अगर अब बता दो मुझे, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको पता चला कि ये 13 है, ये 12 है, तो क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, आपके पास क्या बचा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 5, तो इसका मान क्या आ गया 5 आ गया, इसका मान क्या है 5 आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मान भी 5 होगा, क्योंकि ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 5 ही होगा। अब आपको पता चल गया भाई साहब ऊपर वाली भुजा कितनी है 15, तो नीचे वाली भुजा कितनी हो जाएगी 15 और 5 20 और 5 25, 25 हो जाएगी। आपको पता चल गया कि एक भाई साहब आपको ऊपर वाली भुजा भी पता है, आपको नीचे वाली भुजा भी पता है, आपको इनकी हाइट भी पता है, तो क्या आप इसका एरिया नहीं बता सकते, बता सकते हैं। ½ × 12 इंटू ऊपर और नीचे का जोड़ 15 और 5 जब 25 और 5 30, 30 और 10 40, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 240। ऑप्शन डी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझो। आपको ये 15 दे रखी थी, ये 13 दे रखी थी, ये 12 दे रखी थी। मैंने कहा भाई साहब दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप चाहे कितना भी लंब खींच लो, भाई साहब उनकी दूरी क्या होगी बराबर होगी। अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगी, आप ये भी तो लंबी तो खींचोगे। भाई साहब अगर ये 12 है, ये भी 90 का बना रहा है कौन, ये भी 90 का, तो ये भी तो 90, ये भी 90, सब कुछ 90 90 हो गया। भाई साहब ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 15 है तो ये भी 15, अगर ये 15 है तो मुझे पता है ये 12 है, ये 13 है तो ये 5, अगर ये 5 तो ये भी 5। भाई साहब ये वाली भुजा कितने की है 15 की, ये वाली भुजा कितने 15 5 20, 20 और 5 25, तो हमें पता था ½ इंटू ऊपर और नीचे वाली भुजाओं का योग और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने किया 240 आया, 240 इसका क्या है परम सत्य आंसर है। समझे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पॉलीगन की ओर। अब हम किसकी ओर चलते हैं, पॉलीगन की ओर चलते हैं। पॉलीगन को क्या कहा जाएगा, बहुभुज कहा जाएगा। पॉलीगन को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। पॉलीगन के ऊपर चर्चा करते हैं। पॉलीगन क्या है ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखो पॉलीगन दो तरह के होते हैं, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है रेगुलर पॉलीगन। जो इर्रेगुलर पॉलीगन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना। जो रेगुलर पॉलीगन है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या है,
हम उसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे ये आप देखोगे। देखो जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं ना, उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसी को रेगुलर मतलब क्या, एक ऐसा फोटो, एक ऐसा चित्र जिसको आपको देखकर सब चीजें बराबर सी दिखें, वो रेगुलर पॉलीगन है। और हम पॉलीगन का मतलब क्या है, पॉलीगन का मतलब है बहुभुज, जिसकी एक भुजा ना हो, एक से ज्यादा भुजाएं हो, वो क्या है, पॉलीगन है। और वो किसी एरिया को जोड़ता हो, वो किसी एरिया को समराइज करता हो, वो क्या है, पॉलीगन है, बहुभुज है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आप इसी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या तो आप इसको देखेंगे रेगुलर पॉलीगन के, आप ध्यान से समझिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो हम जब इसको ध्यान से देखेंगे, ये रेगुलर पॉलीगन हुआ, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है। तो आप इसमें देखोगे कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन पता है कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसकी सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं उससे बड़ा पॉलीगन देखूं, उससे, तो उससे बड़ा पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर होगा। उससे बड़ा पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी चार भुजाएं हो गई। पहले भाई साहब पॉलीगन मतलब बढ़ता चला जाएगा, साइज में बढ़ेगा कैसे, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपने देखा यहां पर ये 3 भुजाएं हैं, यहां पर ये 4 भुजा हो गई, फिर जब 5 भुजा हो जाएंगी उसको ऐसे इसके अलग अलग नाम भी होंगे। ठीक है, ऐसे इसके क्या होंगे, अलग अलग नाम भी होंगे। जैसे 5 भुजाओं वाला बन गया, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रूल रहेंगे उनको हम सीखेंगे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, जो अगर हम देखो, जो एक ट्रायंगल, जो एक पॉलीगन में रूल बनेगा वो सभी में सेम होगा। जो एक पॉलीगन पर सेम रूल लागू होगा वो सभी पर सेम लागू होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे मुझे पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके या फिर कोई भी ट्रायंगल, तो चलो कोई भी ले लो, चाहे फिर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर पता है कि इसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, बाहरी कोणों का योग क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एक, ठीक है, बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग। ठीक है, आपको पता है कि एक ट्रायंगल के बाहरी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब मैं इसको चेक करता हूं कि जो ये एक पर इंप्लीमेंट होगा, क्या ये सभी पर सेम इंप्लीमेंट होगा। आप कहोगे हाँ होगा, चेक भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, आप ध्यान रखना। अगर मैं देखूं कि क्या वर्ग के भी सभी बाहरी कोणों का जो योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये वाला कोण कितना हुआ, 90, तो बाहर कितने का हुआ, 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो बाहरी कोणों का जोड़ क्या हुआ, 360 डिग्री हुआ। सही कह रहा भाई साहब। ठीक है, अब आगे देखो, अरे रुक जाओ, कोई हंसी नहीं है, अब इसको देखो। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सभी बाहरी कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर अगर एक आंतरिक कोण है और एक बाहरी कोण है, इसका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक तो आंतरिक कोण हो प्लस में क्या हो, एक्सटीरियर एंगल हो, इसका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। आप इसको भी दोनों में चेक कर सकते हैं, दोनों पर लगेगा। पॉलीगन से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखना। पॉलीगन से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आप इसको यहां पर भी चेक कर सकते हो स्क्वायर में, क्योंकि इसका ये वाला एंगल क्या है, 90, तो बाहर वाला भी क्या होता है, 90, तो 90 और 90 का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। मैं जानता हूं कि इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर का मान कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। ये बात क्लियर, डन हो गई। अब इसमें हमें पूछता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स की बात करता है। या फिर एक काम करो, उससे पहले सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसमें, ये याद करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इनको। सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग। ये कितना होगा, अगर मैं आंतरिक कोणों के योग की बात करता हूं, n-2 × 180 डिग्री होगा। हम इसको चेक भी कर रहे हैं साथ साथ कि क्या मैं सही कह रहा हूं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। हमको ये चेक भी करना है साथ साथ कि क्या मैं सही कह रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखो, आपको पता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग मैंने क्या लिखा, n-2 × 180 डिग्री। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे आपने यहां पर देखा कि इसकी 3 साइडें हैं।
अगर आप 3 वहां पर पुट करेंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, 1 गुना में 180 कितना हुआ 180 डिग्री हो गया। और एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ होता भी क्या है 180 डिग्री होता है। इसी तरह से इसकी 4 भुजाएं हैं, अगर मैं यहां पर 4 रख दूं तो भाई साहब 4 में से 2 गया, 2 बचा, 180 गुना में 2 360 डिग्री। एक स्क्वायर के सभी कोनों का जोड़ 360 डिग्री होता भी है, तो ये प्रूफ भी हो रहा है कि ये सही भी है। ठीक है, आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक बात और आती है जो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, विकर्णों की संख्या, ये भी बहुत बार पूछता है, ये बहुत बार पूछता है भाई, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ये आपसे बहुत बार पूछता है। विकर्णों की संख्या क्या होगी, n इंटू एन माइनस 3/2 होगी, n इंटू एन माइनस 3/2 होगी। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि n इंटू एन माइनस 3/2 के हिसाब से कि एक क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे आपने देखा ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की कितनी साइडें होती हैं 3, अगर आप यहां पर 3 रखोगे तो भाई साहब ये यहां पर डायगोनल विकर्ण आ जाएंगे 0। मुझे पता है कि एक ट्रायंगल में कोई विकर्ण होता ही नहीं है। विकर्ण का डायगोनल का मतलब क्या है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाना। जैसे मैं इसको इससे मिलाऊं, ये तो इसकी साइड ही है, ठीक है, जो अंदर से पूरा इसको काट कर निकले। ठीक है, जैसे मैं अब यहां पर 4 रख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर 4 रखा, 4 में से 3 गया, 1, 4 को 2 से भाग किया 2, तो डायगोनल कितने आ गए 2 आ गए। और एक स्क्वायर के डायगोनल होते भी कितने 2 होते हैं, मुझे पता चल गया। तो ये बात भी यहां पर क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है, ये बात भी क्या हो रही है यहां पर प्रूफ हो रही है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भाई साहब यहां पर डायगोनल्स की संख्या ये होगी, ये आप ध्यान रखोगे। 3 देखो कौन कौन से पॉइंट है, मैं उनको एक बार सर्कल कर रहा हूं। और एक बात और बस इसमें ध्यान रखना, नंबर ऑफ साइड्स, यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल होगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहरी कोण होगा। आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और देखते हैं और कौन सा पॉइंट था, 5वां ये। अगर आप इन 5 सूत्रों पर काम कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, ये सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप इन 5 को याद रखते हैं तो आपको पॉलीगन का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आप पॉलीगन के हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अरे मान जा यार, ओए भाई यार मान जा, हमारे पास ही बच्चे कम आए हैं आज, तू अपना प्रचार कर ले। अब इसको देखो, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या होगा 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसका बाहरी कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर सम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा भाई, मान जा। अब इसको देखो, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब इसको ध्यान से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। हमने इन सब चीजों को समझा और प्रूफ कर लिया। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। इसको ऐसे लग रहा है कि इनकी नजर नहीं है, अरे नजर सब है हमारी यार, कैसी बातें कर रहा है यार, हम यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हमें सब पूरी नजर है हमारी। कैसा सोचता है तू, हमें पागल मानता है पार्टी को। अब इसको देखो, अब आपको समझाता हूँ आगे। अब देखो इसके नाम रखे गए हैं कुछ, ठीक है, उनको नोट कर लो। देखो ये होता है पेंटागन, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन को क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। ठीक है, यार मेरा मूड नहीं ऑफ होता, बहुत रेयर होता है कि मेरा मूड ऑफ, ठीक है। ये क्या है, पंचभुज है, इसको क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। और ये क्या है, हेक्सागन है, इसको क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं। और इसी तरह से देखो, जैसे जैसे ये कह रहा है कि इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें क्या है, इसमें 6 भुजाएं हैं, उसमें 7, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ा रहा है वैसे वैसे नाम चेंज कर रहा है। जैसे पंचभुज में 5, षटभुज में 6, दिख भी रहा है, समझ भी रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, एक होता है हेप्टागन होता है, एक क्या होता है, हेप्टागन होता है, इसको क्या कहते हैं, सप्तभुज कहते हैं। और इसी तरह से एक होता है ओक्टागन होता है। ठीक है, ओक्टागन को आप क्या कहेंगे, अष्टभुज कहते हैं, इसमें 8 भुजाएं होती हैं। एक होता है नोनागन होता है, एक क्या होता है, नोनागन होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको नवकोण कहते हैं या फिर नवभुज कहते हैं। ठीक है, नवभुज कहते हैं। एक आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आ जाओ जल्दी से, अब इसको देख लो, नोट कर लो इसको, मत जाओ इधर उधर। एक होता है डेकागन होता है, इसको 10 भुज कहते हैं। एक क्या होता है, डेकागन होता है, इसको क्या कहते हैं, 10 भुज कहते हैं, इसमें 10 भुजाएं होते हैं। ठीक है, और आपको आगे क्या कहता है, एक कहता है अंडिकागन, अंडिकागन। ठीक है,
इसको क्या, यहां पर इसमें 11 भुजाएं होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक का 10 भुज कहते हैं, इसको ध्यान रखना, एक का 10 भुज कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार होता है ये सीधा नाम दे देता है फिर समझ नहीं आता। एक होता है द्विदशभुज, एक क्या होता है, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है, अगले उसमें बढ़ता हूं, द्विदशभुज होता है एक, ठीक है, द्विदशभुज, ठीक है। एक क्या होता है, द्विदशभुज, एक का 10 भुज, द्विदशभुज। जैसे ये कह रहा है कि 10 तो है ही, उसमें एक और जोड़ दिया तो 11 हो गई, 10 तो है ही, उसमें 2 जोड़ दी तो 12 हो गई, इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या कहता है, डोडी का गण, इसको क्या कहता है, डोडी का गण कहता है, इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल, एक का 10 भुज, ठीक है, इस तरह से ये होती है। देखो ये सीधा कहेगा कि भाई पेंटागन में डायगोनल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये 5 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। अब ये आपको कहेगा, ठीक है, अगर आपको ये कहेगा कि अंडी का घन की बात कर रहा है, एक का 10 भुज की बात कर रहा है, तो 11 भुजाओं वालों में डायगोनल की संख्या बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 11 भुजाओं वालों की बात कर रहा है। डोडी का घन में ये कहेगा कि 12 भुजाओं वालों की बात कर रहा है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है, ये ऐसे कह रहा है। ये 10 भुजाओं वालों का नाम है, ये 11 का है, ये 12 का है, इस तरह से नाम चलते हैं, ठीक है। सबको ये बात ध्यान रखनी है, द्विदशभुज है, ये सब है, ठीक है। तो आगे अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई साहब उसका नाम नहीं बताया या उसका नहीं बताया, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, गूगल कर सकते हो, पूरा लिस्ट आप निकाल सकते हो, 100 भुजाओं तक, 1200 भुजाओं तक, 1500 भुजाओं तक, जहां तक आपका मन चाहे उतनी भुजाओं तक का मान आप निकाल सकते हैं। अब इसको देखो, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, किसी 10 भुज में, ठीक है, कितने विकर्ण होंगे, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागन, किसी डेकागन में, ठीक है, ना माना होए, नहीं मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, मान गया, भाग गया। चलो अब इसको देखो, चलो अब इसको देखो, किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे ये हमसे पूछा गया। तो किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, n इंटू n माइनस 3/2 होंगे कि नहीं। तो ये होगा 10 गुना में 10 में से 3 गया, 7 भाग कर देंगे 2 से, कितने से कटेगा 5 पर, तो कितना हुआ 7 5 35, 35। द नंबर ऑफ द डायगोनल्स इन ए डेकागन, डेकागन में पूछा था तो 35 होंगे। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। और देखो इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और भी सब इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जैसे पूछता है इसमें, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। देखो ये पूछता है, जैसे ग्रुप डी में ये देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो ये आपको दिखा रहा हूं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने कहा यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अगर किसी बहुभुज में कितने विकर्ण है, 54 विकर्ण है, 54 विकर्ण है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। क्या आप नहीं बता पाएंगे, अब बता देंगे अब तो बताओ जल्दी से। हाँ भाई, यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण होंगे, बस छुट्टी कर रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आपको पता है कि भाई साहब n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 54 होगा। तो आपको पता चला कि n इंटू n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3 ये किसके बराबर हुआ, 108 के बराबर हुआ। तो आप यहाँ पर n का मान क्या पुट कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n का मान आप बाय ऑप्शन में से पुट करेंगे। मान लो आप 11 पुट करते हैं तो 11 का तो ये मल्टीपल ही नहीं है, तो आप 11 को रहने देंगे। आप 12 पुट करेंगे, आप 12 को जैसे ही पुट करेंगे क्या होगा, 12 गुना में 12 में से 3 गया 9, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 108 आ गया। तो ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। आपको देखते ही पता चलेगा कि 12 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कल इसमें एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, कल बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ए पॉलीगन हैज 9 साइड, व्हाट इज इट्स इंटीरियर एंगल। एक पॉलीगन है
ठीक है, उसकी क्या है, जो इसका इंटीरियर एंगल हमसे पूछा और उसकी बुझाई कितनी है, 9 है। मुझे पता है कि जो एक पॉलीगन होता है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग। अगर मुझे एक कोण का मान निकालना है तो मैं उसको n से भाग कर दूंगा। अगर मुझे सब एक कोण का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n से भाग कर दूंगा। आपने जैसे ही यहां पर 9 पुट किया, 9 में से 2 गया 7, 7 बटा में 180 भाग करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 20, तो मान कितना आएगा 140। 140 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, फिर एक होमवर्क के लिए बांध के दे दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो बस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये रहा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी किस में गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी 2016 में। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से देखेंगे आप। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर ईच 60 डिग्री इज। ठीक है, आपको पता है कि सभी बाहरी कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री। अगर एक बाहरी कोण 60 डिग्री का है तो भाई साहब साइडें कितनी होंगी, 6 होंगी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा है। अब देखो एक बात बस मैं आपको जानने से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन होता है। ठीक है, ये एक हेक्सागन होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। ये देखो, ये हमारे पास रेगुलर है तो इसकी सभी साइडें तो बराबर होंगी, ये हम जानते हैं। परंतु अगर मैं इसके एक बिंदु से यहां पर इसकी भुजाओं को भी मिलाता हूं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। ये कितनी बनती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है तो भाई साहब आपको पता है ये कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a²। तो 6 का एरिया क्या होगा, गुना में 6। तो ये क्या होगा, ये टोटली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया, √3/4a² इंटू में 6। तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इसके पेरीमीटर की बात करेगा तो आप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसकी हाइट की बात करेगा तो आप ये ध्यान रखना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a। तो भाई साहब दोनों की हाइट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, √3a हो जाएगी। बस चलिए, बस अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, लेट हो गए भाई साहब आज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप घर से करके लेकर आना। ठीक है, ये आपका घर का है, जैसे मम्मी खाना बांध के देती हैं जाने से पहले, ले जाओ आप इसको। ठीक है, घर से करके लेकर आना, ये क्वेश्चन आपके घर से करके लेकर आना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। चलिए कल सुबह मिलते हैं फिर सुपर 30 में। और विवेक सर की क्लास सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की, उसमें भी पूरा बढ़िया अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है, उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें और सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी परिवर्तन बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके 34+ कोर्स है, मेरी क्लास उसमें चल रही है सुबह 9:30 बजे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ, आपके प्यार के साथ। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपको सुबह 8 बजे कल सुपर 30 में। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करना आंसर और बताना क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।